और मैं बहुत सारे उनके वीडियो देखे जी उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मुझे उनके पास जाके मिलना चाहिए जी। और 2-3 महीना से प्रयास कर रहा था। फिर आखिर में उनके पास जाके मिला जी। और उनका ट्रीटमेंट लिया और मैं अभी बहुत सेटिस्फाई हूँ कि उन्होंने मेरे अच्छा सा ट्रीटमेंट किया, इम्प्लांट किया। और दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा से, इम्प्लांट स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ हैं हमारे एक और मेहमान। आपका नाम है रोहित कुमार और आप आए हैं छत्तीसगढ़ से। तकरीबन 10-12-15 दिन हमारे पास पहले आए थे और आपने शिकायत की कि डॉक्टर साहब हमारे ये सारे मसूड़े फूलते रहते हैं और चबाने खाने में तकलीफ़ होती है। हमने जब इनका चेकअप किया तो ये पाया कि आपने सारे दांतों पर कैप लगवा रखी थी और जो है ना मसूड़ों की स्थिति बहुत ख़राब थी। काफ़ी मसूड़े जो है ना मतलब फूल रहे थे जगह जगह और जो है ना ये हो रहा था कि लुक तो ठीक ठाक था, मतलब क्योंकि कैप लगी थी ठीक लग रहा था, कोई लुक में ऐसा दिक्कत नहीं थी, लेकिन चबाना खाना नहीं हो पा रहा था और कंटिन्यूस जो है ना ब्लीडिंग होती रहती थी मसूड़ों से। हमने CT स्कैन आपका कराया, एक्सरे कराया, उसमें यह पाया कि बहुत डीप क्रेटर बने हुए थे। दोस्तों, जो पायरिया होता है, जिसको हम आप पायरिया के बारे में बात करेंगे, जिसको पेरियोडोंटाइटिस या जिंजिवाइटिस बोलते हैं, आज इस पर बात करते हैं। तो जिंजिवाइटिस जो होती है वो पायरिया का पहला वाला जो है कहना चाहिए स्टेज होता है। जिंजिवाइटिस बोलते हैं, जिंजिवाइटिस, जिंजिवा मीन्स गम्स, गम्स मीन्स मसूड़े। तो जब तक आपका पायरिया मसूड़ों तक रहता है उसको बोलते हैं हम जिंजिवाइटिस। उसमें क्या है कि थोड़ी थोड़ी आपको ब्लीडिंग होती है, ठीक है, आपके मसूड़ों में थोड़ी बहुत सूजन हो सकती है, ब्रश करने पर ब्लीडिंग हो सकती है, आप सेब वगैरह कुछ एप्पल वगैरह खाते हैं उसमें ब्लड आ जाता है, तो ये जिंजिवाइटिस के लक्षण है। अगर हम उस स्थिति में एक्सरे या CT स्कैन कराएं और अगर हम ये पाते हैं कि हमारी हड्डी का लेवल बिल्कुल ठीक है, सिर्फ जो हमारे कीटाणु हैं, जो इन्फेक्शन है वो सिर्फ मसूड़ों तक है, तो उसको बोलते हैं जिंजिवाइटिस और उसका इलाज बिल्कुल संभव है। आप जो है ना उसकी क्लीनिंग कराइए, आगे क्लीनिंग मेंटेन करिए, लेज़र ट्रीटमेंट, लेज़र थेरेपी करा सकते हैं जो है ना, तो उससे जो है ना आपके गम्स को ट्रीट करके आपकी जो नीचे की हड्डी है उसको बचाया जा सकता है। एक बार पायरिया हड्डी में पेनिट्रेट कर जाता है और अगर वो ये लगता है कि वर्टिकल बोन रिजॉर्प्शन है, जो कि थोड़ा थोड़ा हड्डी गया हुआ है लेकिन एक लेवल तक गया हुआ है, बाकी दांत सब ठीक है, तो समझ लीजिए कि उसमें भी ट्रीटमेंट आपका फ्लैप सर्जरी द्वारा मसूड़ों को उठा करके, उतने मसूड़ों को हटा करके और बाकी कीटाणुओं को खत्म करके लेजर से, और जो है ना उस हड्डी को थोड़ा थोड़ा ट्रिम करके कहीं कहीं हड्डी का ग्राफ्ट करके उसको बचाया जा सकता है, जिसको कि फ्लैप सर्जरी करते हैं। मैं आपको इसलिए नॉलेज दे रहा हूं कि अनगिनत पेशेंट रोज हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब व्हाट्सएप पे कि डॉक्टर साहब हम फ्लैप सर्जरी करवा लें, हमारे डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर साहब ने बोला पायरिया बहुत हो गया है, कुछ डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे जो है ना ये इस तरीके से पॉकेट है, ये दांत निकलवाने पड़ेंगे। तो क्या स्टेज पे क्या डिसीजन लिया जाता है, ये हम जो है ना इसमें बात कर रहे हैं। तो अब दोस्तों क्या होता है कि जब आपका मसूड़ों में इन्फेक्शन फिर जो है हड्डी में चला जाता है, तो अगर वर्टिकल लेवल पे है और आपके हड्डी दांत जो है ना वो काफ़ी हद तक आपके हड्डी में जमे हुए हैं, तो उसको हम जो है ना पायरिया को ख़त्म कर सकते हैं। एक पायरिया होता है जो जिसको बोलते हैं जनरलाइज पेरियोडोंटाइटिस या एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। एग्रेसिव का मतलब होता है जैसे कहते हैं हम लोटा में, भाई आपके अंदर बड़ा एग्रेशन है, मतलब आपको बड़ी तेजी से गुस्सा आ जाता है, बड़ी तेजी से आप जो है विचलित हो जाते हैं, तो वो एग्रेशन में एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस का मतलब यही होता है कि पेरियोडोंटाइटिस मतलब कि आपके जो दांत हैं, हम क्यों पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, जिंजिवाइटिस क्यों नहीं बोलते, जिंजिवा मीन्स गम्स, पेरियोडोंटाइटिस मीन्स कि जो दांत हमारा होता है वो जबड़े की हड्डी में, जैसे बिजली का खंभा नहीं आपका जो तारों से बंधा होता है, ऐसे ही पेरियोडोंटल फाइबर होते हैं उनसे बंधा होता है, तभी तो उनको हिला के दांत को निकाल लेते हैं। हड्डी से फ्यूज नहीं होता दांत हमारा, दांत और हड्डी के बीच में एक जगह होती है और वो दांत जो है ना उस फाइबर से जमा होता है, इनको बोलते हैं पेरियोडोंटल फाइबर्स। और जब वो पायरिया उसके उन पेरियोडोंशियम में चला जाता है, उन फाइबर के अंदर उस गैप में चला जाता है जो हड्डी और दांत के बीच का गैप होता है, तो उसको बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस। तो पेरियोडोंटाइटिस जब आपकी हो जाती है तो वो फिर क्या होता है कि वो जो है ना उसको क्लीन करना और उसको इन्फेक्शन को ट्रीट करना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो पायरिया है वो दांत और हड्डी के दोनों के बीच में घुसा हुआ है। अब जब तक आप दांत नहीं उखाड़ोगे तब तक वो आप क्लीन नहीं कर सकते। अब लोग क्या करते हैं अक्सर कि उस केस में भी फ्लैप सर्जरी कर देते हैं। अब आप गए उन्हें फ्लैप सर्जरी ऊपर पर कुछ समय तक तो आपको बड़ा आराम से लगता है, फिर क्या होता है क्योंकि दांत के अंदर वो पायरिया है वो सीपेज फिर आ जाता है, फिर से इन्फेक्शन चालू हो जाता है। तो काफ़ी लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ने कई बार हमने फ्लैप सर्जरी भी करवा ली, लेजर ट्रीटमेंट करा, हमारा पायरिया नहीं जाता। तो ये जो है ना वो कंडीशन होती है जिनमें कि एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस है। अगर पायरिया आपकी दांतों की जड़ों तक फैला हुआ है तो जो है ना फिर उन दांतों को जितना जल्दी आप निकलवा देंगे उतना
बेहतर रहेगा। नहीं तो वो जो है आपके जो है दांत जो है ना सारे दांत तो जाएंगे ही जाएंगे, खासकर आपकी जो हड्डी है वो चली जाएगी, और आगे जो फ्यूचर प्लान है कि हम चलो इम्प्लांट करा लेंगे, उससे भी आप वंचित हो जाएंगे। वो बहुत मुश्किल हो जाता है, या तो फिर हड्डी बनाइए या फिर बहुत एडवांस टेक्निक पे जाइए, तो ये प्रॉब्लम होती है। एक और प्रॉब्लम होती है जो आपके केस में हम डिस्कस करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि हमारे दांत कोई थोड़ा हिल रहा है, किसी को हमें दांत कमजोरी फील हो रही है, बाकी दांत हमें ठीक लग रहे हैं, हम डॉक्टर के पास गए, पायरिया का ना इलाज करा के डॉक्टर कभी कभी क्या करते हैं कि कैपिंग लगा देते हैं। ठीक है, कोई भी जो अच्छा डॉक्टर होगा वो नहीं एडवाइस करेगा, लेकिन कुछ जैसे पेरियोडोंटिस्ट, आज का स्पेशलाइजेशन है अलग अलग, तो लोग समझते नहीं जनरल डेंटिस्ट के पास गए, अब जनरल डेंटिस्ट को हो सकता है पेरियोडोंटाइटिस की उतनी जरूरत वो नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है, उन्हें लिया और कैप लगा दिया। तो वो कैप लगा के आपको ऐसा लगता है कि जो आपके जो है ना अगल बगल के जो मजबूत दांत है उनसे उनको बॉन्ड करके चिपका दिया, तो आपको लगेगा कि जो हमारा हिलता हुआ दांत था ना वो भी सही हो गया। ये उसी तरीके से है दोस्तों कि एक कोई इंसान अगर बीमार है तो उसको दो स्वस्थ व्यक्ति खड़े होकर के उसको जो है ना हमने पकड़ के जो है खड़े हो गए। प्लस पायरिया इससे ठीक नहीं होता, पायरिया आपकी जड़ों में फैलता रहता है, जो अच्छे दांत होते हैं उनको भी ले जाता है। तो ये जो है ना आपको कॉस्मेटिक का तो आपको लगता है कि हाँ चलो हमारे ठीक हो गए दांत, लेकिन जो है ना कैप लगवाने से पायरिया का इलाज नहीं होता। तो पायरिया के केस में कभी भी कैप वगैरह कभी एडवाइस ना करें डेंटिस्ट भी, और जो भी पायरिया पहले उस पायरिया का ट्रीटमेंट करें, तब जो है ना कुछ कैप वगैरह का सोचें। ऐसा ना करें कि कैप से जोड़ करके हमने दांत बना दिया और चलो हो गया जी, मरीज को लगा कि ठीक हो गया, उससे फिर क्या सारे दांत चले जाते हैं। आपके केस में भी हमने यही पाया कि आपके सारे दांतों में कैप लगे हुए थे, और पायरिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्थिति में बहुत सारे दांतों में जड़ों में जो है ना फैला हुआ था। तो वो जो है ना समझ लीजिए कि आपके जो है ना करीब करीब 15% दांत ही, 10 से 15% दांत ऐसे थे कि जो थोड़े ठीक ठीक थे, बाकी जो है दांत जो है ना बिल्कुल एकदम खराब स्थिति में थे। दोस्तों एक और मैं चीज़ जो है ना आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, काफ़ी सारे मरीज आते हैं तो वो हिला हिला के दांत देखते हैं, डॉक्टर साहब ये वाला दांत तो हमारा मजबूत लग रहा है। अब होता क्या है, हम सब जानते हैं कि पीछे की जो दाढ़ होती है हमारी, उनमें जो है ना दो जड़ें 3 जड़ें होती हैं। तो आप समझिए जैसे किसी दाढ़ की 3 जड़ें या 2 जड़ें, अब एक जड़ पे हड्डी है, 2 पे बिल्कुल पायरिया खत्म कर दिया बिल्कुल, तो एक जड़ पे जब तक वो दांत लटका रहता है तब तक ऐसा लगता है वो दांत मजबूत है, और जैसे उस जड़ से भी पायरिया एकदम गया वो एकदम हिलने लग जाता है। तो ये डॉक्टर को सीटी स्कैन लेकर के डिसाइड करने दें कि कौन सा बेहतर है। ये डॉक्टर की भी ड्यूटी है, वो समझाएं आपको कि देखो इसमें ऐसे पायरिया, ये एक टांग पे लटका हुआ है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और पायरिया इसका खत्म नहीं होगा जब तक इस दांत को पूरे को हटाएंगे नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 जड़ हटा दें 1 जड़ छोड़ दें। तो ये जो है ना ध्यान रखें कि पायरिया जो है ना जो जब तभी खत्म होगा जब आपका वो दांत पूरा निकाला जाएगा, और जो दांत मुंह में पायरिया से ग्रसित हैं उन सबको नहीं निकाला जाएगा तब तक पायरिया नहीं जाएगा। तो ये जो है ना थोड़ा सा ये डिसीजन जो है ना जो हमने आपको बताया कि जिंजिवाइटिस का ट्रीटमेंट कराएं, पेरियोडोंटाइटिस का फ्लैप सर्जरी कराएं, जिंजिवेक्टमी कराएं, लेजर थेरेपी कराएं, बोन ग्राफ्टिंग कराएं, या जो है उन दांतों को निकलवाएं और इम्प्लांट कराएं। ये डिसीजन जो है ना आप जो है ना एक अच्छे स्पेशलिस्ट से मिलें और उन पर छोड़ दें। तो आपके जो है ना हमने दांत निकाले, और दांत निकाल करके इम्प्लांट लगा करके 10-12 दिन में फिक्स दांत जो है ना आपको दे दिए, मजबूत दांत लग गए, अब कोई पेन नहीं है, चबाने खाने में कोई तकलीफ नहीं है, स्माइल भी अपना से बेहतर ही हो गया, और जो है ना पायरिया जो है अब जड़ से खत्म हो गया। तो अब जो है ना रोहित जी से पूछेंगे कि उनका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। रोहित जी बताइए पायरिया की शुरुआत कैसे हुई, कैप आपने क्यों लगवाए, वो थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। मेरे 4-5 महीना पहले से ब्लड आ रहा था और दांत हिल रहे थे, बहुत सारे दांत। ओके। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे देखना चाहिए। हाँ। तो मैंने YouTube में सर्च किया तो बहुत सारे वीडियो मिले जिनमें अजय सर का नाम, उनका वीडियो बहुत अच्छा लगा जी, और मैं बहुत सारे उनके वीडियो देखे जी। उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मुझे उनके पास जाके मिलना चाहिए जी। और मैं 2-3 महीना से प्रयास कर रहा था, फिर आखिर में उनके पास जाके मिला जी। और उनका ट्रीटमेंट लिया और मैं अभी बहुत सेटिस्फाई हूँ कि उन्होंने मेरे अच्छा सा ट्रीटमेंट किया, इम्प्लांट किया और मेरा काम किया। जी, मैं आपको बता दूं कि आप थोड़ा सा ना बोलने में झिझकते हैं। मेरे ट्रीटमेंट के दौरान भी बहुत ज़्यादा मुझसे बात नहीं करते थे, नमस्ते किया और बैठ गए चेयर पे। तो थोड़ा सा ये है कि बहुत झिझकते हैं, उतना जो है ना कुछ लोग बहुत मतलब वैसे बोलते हैं, थोड़ा सा आप झिझक के ही बात करते हैं, तो इसको जो है ना वो उस तरीके से न लें। और जो है जो आपका जो एक कहने का मकसद है वो यही है कि जो है ना पायरिया था, मसूड़ों में जो है इन्फेक्शन शुरू हो गया, बाकी जो चीज़ें वो हमारी देखने की, हमने जो आपका CT स्कैन किया और आपको जो है ना सब चीज़ें बताई, वो आपने क्लियरली सब समझी थी कि ये।
तो उसमें क्लैरिटी बहुत होती है। जब आप जो है ना कोई डॉक्टर का, अक्सर दोस्तों क्या होता है कि आप किसी डॉक्टर के पास इम्प्लांट के लिए भी जाते हैं तो उन्होंने किसी सेंटर से सीटी स्कैन करा के एक PDF फाइल मंगा लेते हैं, उसमें ना आप कुछ समझ सकते हैं, डॉक्टर को भी बहुत समझ में नहीं आता। वो जो रेडियोलॉजिस्ट जो सीटी करते हैं वही जैसा जैसा बता देते हैं, ये दांत उखाड़ देना, इसमें इम्प्लांट लगा देना, इसमें ये कर देना, इसमें वो कर देना, उसी प्लानिंग के हिसाब से वो उसको ट्रीटमेंट को आगे फॉलो करते हैं। यहाँ इस तरीके का नहीं है। यहाँ क्या है, सारी की सारी प्लानिंग हम खुद करते हैं और जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको हम CT स्कैन दिखा करके, एनिमेशंस द्वारा, CT स्कैन द्वारा उनको सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि देखिए ये दांत में ये है, आप कैसे समझ सकते हैं कि इस दांत में पायरिया, इस दांत में पायरिया नहीं है, कंपैरिजन करके दिखाते हैं। तो उस तरीके से क्या है ना कि पेशेंट को समझ में आता है कि भाई मेरी रियल स्थिति अभी क्या है, जो कंडीशन है दांतों की, हमारी बोन का लेवल क्या है। तो हम जैसे दूसरे पेशेंट हैं जिनका के बोन भरपूर है तो उनका दिखाएंगे, क्योंकि आप तभी तो समझ पाएंगे। और जब आपका केस देखते हैं कि आपके में बोन का क्या कंडीशन है, आपकी हड्डी कहाँ तक कितनी गली हुई है, किस तरीके से पायरिया फैल रहा है, तो वो चीज़ें जो है ना अच्छे से समझाते हैं, फिर पेशेंट अपने हिसाब से उसमें डिसीजन लेते हैं। तो आपके भी यही हुआ कि सारा डिस्कशन किया, आप आए, आपकी पत्नी आई, बेटे आए, सबने बैठ के समझा और उसके हिसाब से हमने जो है फिर यही डिसीजन लिया। क्योंकि कुछ दांत ही ठीक ठाक थे और बाकी सब खराब थे। तो ये होता है कि 2-4 दांत दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि 4-5-6 दांत कुछ ऐसे कि जो हमारे ठीक हैं, ऐसा ना करें कि बाकी दांतों को गड़बा के उनको छोड़ करके, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत उनमें पायरिया हो। वो कहते हैं कि आपकी टोकरी में 10 आलू हैं, आपके जो है ना 4 आलू बिल्कुल सड़ गए और 2 आलू थोड़े थोड़े सड़े हुए हैं, आपने थोड़े थोड़े सड़े वाले छोड़ दिए ना, वो हो सकता है कि आपके 4 को और सड़ा दें, तो उसमें जो है थोड़ा वो ना करें, निकलवा दें। तो ये जब आपको ये लगे 10 से 15 या 20% ही दांत केवल ठीक है, बाकी सब दांत खराब है, तो क्या करिए, उनको हटवा दीजिए। उससे क्या होगा, एक तो पायरिया जड़ से खत्म हो जाएगा, दूसरा एक और अच्छा ये है कि उससे आपका जो बाइट है, बैलेंस है, वो बेहतर आएगा, लुक अच्छा आएगा। नहीं तो वो दांत जो है ना आपके ट्रीटमेंट प्लान को सारे को खराब कर देते हैं। तो काफ़ी लोग जो झिझकते हैं, डॉक्टर साहब 3-4-5 दांत तो हमारे ठीक हैं, इनको छोड़ दीजिए, बाकी लगा दीजिए। तो ये उसी तरीके जब आप घर बनवाते हो, जब आपको लगे कि मेरा 70-80-90% घर खराब है और मुझे इसको ठीक कराने की जरूरत है, और एक ये पोर्शन हमारा किचन है या कुछ है, ये सही है, तो हम अक्सर ये कहते हैं ये छोड़ दो, बाकी सब तोड़ ताड़ के बना दो। तो जब बनवाते हो तो सारी तो प्लानिंग उसकी वजह से खराब हो जाती है, और आप जब घर पूरा बनवा ले तो तब आपको अफसोस होता है कि काश इसको भी हटवा देते तो सही रहता। इसकी वजह से इतनी उलझन हुई है, जहां हम चाहते थे कि हमको जो है ना बेडरूम रखना है, वहां बेडरूम नहीं रख पाए, जहां ड्राइंग रूम रखना है वहां वो नहीं रखना है, ये अड़चन बना रहा और बाद में यही अखर रहा, यही खराब लग रहा, बाकी घर बड़ा नया अच्छा लग रहा है। तो इसलिए डॉक्टर के साथ भी बड़ी दिक्कत होती है कि वो ही दांत होते हैं, वहीं पर थोड़ी हड्डी होती है, वो दांत बड़े खराब लगते हैं बाद में, जब दांत लगा देते हैं तो फिर समझ में आता है कि ये तो फुल माउथ करा दे। खर्चा भी उतना ही आता है दोस्तों, खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन कभी कभी खर्चा क्या होता है, जब आप फुल माउथ कराते हैं तो कम आता है, और जब आप अलग अलग कराते हैं और जोड़ते हैं तो आपको लगता है कि ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि वो डॉक्टर के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें हर सेगमेंट में ज़्यादा इम्प्लांट उनको लगाने हैं, तो इसीलिए वो खर्चा ज़्यादा हो, हर एक के लिए अलग अलग स्कैन करना, अलग नाप लेना, अलग जो सर्जरी करनी है। तो इसीलिए क्या होता है कि उसमें कोई खर्चे की बचत नहीं होती, तो डॉक्टर का ऐसा कुछ फायदा नहीं हो रहा होता आपके जो है दांत निकालने से। कोई भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, हम ही नहीं, तो अगर वो कहते हैं कि नहीं इनको दांतों को हटवा ही दीजिए, तो बेहतर है कि फुल माउथ इम्प्लांट उस केस में कराएं, उसमें न कराएं, जिससे कि वो बोन ट्रिमिंग अच्छे से कर सकें, आपको लुक अच्छे से दे सकें, आपको इम्प्लांट की स्टेबिलिटी अच्छे से दे सकें, जिससे कि जहाँ हेल्दी बोन है वहाँ इम्प्लांट लगा सकें, वहाँ से मजबूती आ जाती है, इमीडिएट लोडिंग दे सकें। अगर आपने वो दांत छुड़वा दिया तो अक्सर डॉक्टर फिर कहते हैं, हम भी कहते हैं कि भाई इधर के फिर हम 2 स्टेज में करेंगे, इम्प्लांट लगाएंगे, 4 महीने बाद दांत लगा पाएंगे, क्योंकि वो अलग अलग है, तो इसलिए एक दूसरे से जकड़ नहीं सकते। तो इसीलिए अगर उस केस में डॉक्टर की बात माने और उस केस में फिर फुल माउथ इम्प्लांट ही कराएं। दोस्तों इसके मेंटेनेंस की बात करते हैं। ब्रशिंग जैसे हम दांतों को करते हैं, ब्रश करते हैं, वैसे ही इनको ब्रश करना होता है। सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद, दोनों टाइम ब्रश करना होता है। बाकी और एक्स्ट्रा केयर कुछ नहीं है। कुछ अगर एक्स्ट्रा केयर के लिए अगर आप जैसे मशीन वगैरह आती हैं, वाटर पिक, वाटर फ्लॉसर आता है, जो हम जो है ना बहुत सारे लोग जो करा के जाते हैं, वो पूछते बीच में रहते हैं, तो वीडियो के माध्यम से मैक्सिमम जानकारी देने की कोशिश करते हैं। एक वाटर पिक, वाटर फ्लॉसर आता है, वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, वाटर पिक नाम से। तो इसमें जो है ना आप जो है ना इसको जो है आप जो है ना वो उससे पानी जैसा हो जो है वो मारता है, उससे जो है आप खाने वाने को साफ़ कर सकते हैं। बाकी आप नॉर्मल ब्रशिंग कर सकते हैं, इंटर ब्रश आते हैं, उनसे क्लीनिंग कर सकते हैं। तो आपको जो है ना नॉर्मल जैसे हम अपने दांतों की केयर करते हैं वैसे केयर करना। खाने चबाने में आप जो है ना इनसे दाल, रोटी, सब्जी, चपाती, फ्रूट, सलाद, जो कुछ खाना चाहें सब खा सकते हैं। गन्ना नहीं तोड़ना है, बॉटल का ढक्कन नहीं खोलना, इस तरह की चीज़ें। बिना भुना चना नहीं काटना है, क्योंकि सिरेमिक होता है, सिरेमिक आप ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपने बहुत जो है ना आपने कोई हार्ड चीज़ खाई, रोज़मर्रा का जो खाना है
स्ट्रेंथ पर ब्रेक कर सकते हैं जो जिस पे आप जो है अपने दांत को करते हैं। अब दांत और इम्प्लांट में फर्क ये होता है, जब आप दांत में एकदम गन्ना या कोई चीज एकदम काटेंगे तो वो दर्द करेगा ऊपर जाकर के, एकदम दुख जाएगा तो आप हट जाएंगे क्योंकि रिफ्लेक्सेस होते हैं। इम्प्लांट में ऐसा होता नहीं, इम्प्लांट डायरेक्ट फ्यूज होता है हड्डी से, तो अगर आप कोई बहुत हार्ड चीज काटेंगे आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, आप फ्रेम तोड़ देंगे, ठीक है, या सेरेमिक चिप ऑफ कर देंगे। तो इस वजह से जो है ना उसमें सेंसेशंस नहीं होते, तो इस वजह से आप जो है ना बहुत हार्ड स्टफ जो है ना, हार्ड स्टफ बोले तो जो नेचुरल दांतों से खाने की चीज नहीं है वो मत खाइए। बाकी जो है नॉर्मल चीजें अपनी जो है सब जो है ना दाल रोटी सब्जी चपाती फ्रूट सलाद सब कुछ खाइए। लाइफ की बात करें, जैसे नेचुरल दांतों की लाइफ आपकी मेंटेनेंस पर निर्भर करती है, उसी तरीके से इन दांतों की लाइफ 3 चीजों पर निर्भर करती है कि किस स्टेज पे आप इम्प्लांट करा रहे हैं, आपने कितनी हड्डी आपकी गला ली फिर जाकर इम्प्लांट कराना है। दूसरा, आप कैसा क्वालिटी करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वालिटी आजकल पॉसिबल है इम्प्लांट्स की, दांतों की, प्लस आप जो ना कैसे मेंटेन कर रहे हैं। ये 3 फैक्टर हैं, तीनों फैक्टर अगर आपके अच्छे हैं उचित हैं तो आप इन दांतों से लाइफ लॉन्ग जो है चबा सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें, कहीं पे भी आप इम्प्लांट करा रहे हैं प्रॉपर मेंटेन करें। और हम हिंदुस्तानियों की एक बहुत बड़ी जो है ना परेशानी है कि हम महंगी से महंगी कार खरीद लाएंगे, लेकिन जब अगर उसको मेंटेन करने की बात आएगी उसमें थोड़ा, अगर हम 20 लाख की कार खरीदने के बाद भी अगर उसमें कहीं हमारे 20,000 30,000 भी लग रहे होंगे तो वहां हमसे फिर खर्च नहीं होते, चाहे वो खराब होने लग जाए। होता कि नहीं होता? तो ये जो है ना ये हमेशा ध्यान रखें कि कोई चीज को जितना मेंटेन अच्छे से करेंगे उतना जो है आगे रहेगी। कोई भी आपको इम्प्लांट के दांतों में कोई भी किसी तरीके की कोई तकलीफ लग रही है, कुछ भी लग रही है, जैसे आपने मान लीजिए किसी तरीके से चिप ऑफ कर लिया, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट गिर गए, दांत टूट गया, अब वो एक तरफ टूट गया, एक ही तरफ से चबाया जा रहा है। वो मान लीजिए कोई स्क्रू लूज हो गया, अरे उसको कसवा लीजिए डॉक्टर से जाकर के, इतना क्या आलस करना, वो उन्हीं से चबाए जा रहे हैं। तो ये जो दुर्गत है ना वो ये तभी होती है जब आपने अपने दांतों के लिए जैसे केयरलेस रहे और वो चले गए, वैसे ही आप फिर इम्प्लांट के लिए केयरलेस शुरू हो जाते हैं, तो वो चीजें फिर जो है ना वो चीजें आपके लिए भारी पड़ सकती हैं और फिर आपको दोबारा से फुल माउथ इम्प्लांट कराना पड़ सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि हम क्लैरिटी के हिसाब से बात करते हैं, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करते, क्योंकि हमारा जो है लाखों मरीज इम्प्लांट करा के घूम रहा है। बहुत इम्प्लांट में तकलीफ नहीं होती, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे भरमार हमारे बहुत सारे इम्प्लांट के डॉक्टर सारे मरीज आ जाए कि जो हमारे भी टूट गए हमारे भी टूट गए, तो इतना कंप्लेन नहीं है, लेकिन वो मेंटेन जरूर करना है। आपको जो है ना उसकी साफ सफाई रखनी है। और अगर कुछ भी आपको कंप्लेन लग रही है, कोई आपने मान लीजिए कोई फ्रैक्चर कर लिया, कुछ कर लिया, कोई लूज हो गया, तो उसको रिपेयर कराएं, उसको रिप्लेस कराएं, सेट को स्क्रू रिप्लेस कराएं, जो भी करना है आप उसको टाइमली करा के, जैसे हम गाड़ी मेंटेन करते हैं वैसे करें। मेरी गारंटी है कि आप पूरी जिंदगी आप जो है ना इम्प्लांट के दांतों से चबा सकते हैं। तो ये जो है ना इनकी लाइफ बहुत होती है, इसकी कोई ऐसी पर्टिकुलर लाइफ नहीं है कि ये इम्प्लांट 10 साल बाद खराब हो जाएंगे या 20 साल बाद खराब हो जाएंगे, नहीं। ये आपके इन्फेक्शन से खराब हो सकते हैं जो गंदगी से होता है, ये आपकी लापरवाही से खराब हो सकते हैं जो आपने अनसन तोड़ा ताड़ा और जो है ना आपने फिर उसका कुछ केयर नहीं किया तो खराब हो सकते हैं। अदरवाइज ये इनकी कोई ऐसी लाइफ नहीं होती, जैसे दांतों की कोई लाइफ नहीं होती कि दांत जो है ना किसी 80 साल तक के व्यक्ति के दांत बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और 20-20 25-25 साल पे भी बच्चे आकर के हमारे पास फुल माउथ इम्प्लांट करा रहे हैं तो वो उनके भी दांत जो है ना खराब हुए। तो ये इसी पर डिपेंड करता है कि हम अपनी केयर कैसे करते हैं। तो हमेशा जो है ना मेंटेनेंस का ध्यान रखें। दोस्तों, अब खर्चे की बात करते हैं, अगर आप फुल माउथ इम्प्लांट करा रहे हैं, कहीं पे भी करा रहे हैं हिंदुस्तान में, विदेशों में तो यह तकनीक, अगर हम डेवलप कंट्री की बात करें तो 60-65 लाख रुपए से लेकर के करीब 85 लाख रुपए के बीच में करीब करीब अमेरिका यूरोप में इम्प्लांट फुल माउथ इम्प्लांट होते हैं, इनकी कॉस्ट होती है। अगर हिंदुस्तान में हम बात करें तो हिंदुस्तान में आप 5 लाख रुपए 5-6 लाख रुपए से लेकर के आप 12-14 लाख रुपए तक के फुल माउथ इम्प्लांट आप करा सकते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब महंगा है, तो हमेशा कंपेयर करिए बाहर से, क्योंकि ये तकनीक बाहर से आई है। सारे जो इम्प्लांट लगते हैं वो ज़्यादातर विदेशी होते हैं। जितने जो दांत लगते हैं, जितने मटेरियल बनते हैं, जितने भी आप सेरेमिक्स यूज करते हैं, वो सारे के सारे जर्मन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, यूरोप, ये यहीं के होते हैं। सारे के सारे जितने मटेरियल है, क्योंकि आज जो अच्छी डेंटिस्ट जितनी है उसकी कमांड जो है ना आज भी उनके पास है। तो ये फर्क इतना क्यों है? क्योंकि यहाँ डॉक्टर सस्ते हैं, कम फीस पे इम्प्लांट लगा देते हैं, तो इसलिए वो फर्क है। लेकिन बहुत चीप डॉक्टर पर न जाए कि फीस बहुत और बचाने के चक्कर में बिल्कुल ही कबाड़ा करा लिया, तो ये ध्यान रखें। तो ऑलरेडी हम शुक्रगुजार हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और ये तकनीक हमको करीब करीब 10 गुनी सस्ती प्राइस पर मिल रही है। अगर आपका कोई मित्र, दोस्त, रिश्तेदार अमेरिका में रहता हो तो उनसे जरा पूछिएगा कि पूरे मुंह के अगर इम्प्लांट कराएंगे तो कितने पैसे लगते हैं। नहीं हो तो इंटरनेट पे सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है? तो आपका जो है ना समझ में आ जाएगा कि आपको जो है ना ये सुविधा जो है ना काफ़ी कम कॉस्ट पे लग रही है। कोई भी दोस्तों चीज़ महंगी और सस्ती हमारे जो है ना बजट के हिसाब से भी हो सकती है, तो काफ़ी लोग हमारी सोच के हिसाब से भी हो सकती है कि हम अगर दांतों को लेकर बहुत ज़्यादा वो नहीं है तो लोग बहुत सारे कहते हैं अरे इतना महंगा,
तो आप सोचिए कि अगर सड़क पे चलेंगे तो दुनिया भर की गाड़ियां इतनी मिलेंगी आपको, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 लाख की, कि आपको चीरे जगह नहीं है वहां निकलने के लिए। वो कौन खरीद रहा है? ठीक है, तो इतना जो है कंजूसी दांतों के लिए क्यों, अपने स्वास्थ्य को लेकर के क्यों? हेल्थ पे हम लोग थोड़ा सा खर्च करने में झिझकते हैं आज भी हिंदुस्तानी, ये ध्यान रखें, हेल्थ पे जरूर खर्च करें। हेल्थ जो है ना, गाड़ियों से, बड़े जेवर पहनने से, महंगे मोबाइल लेने से कुछ नहीं हासिल ज़्यादा होना है। अगर आपके पास सरप्लस पेमेंट है, खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं, वो शौक भी पूरे करिए, लेकिन जो है ना, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हम ही नहीं, कोई भी डॉक्टर हैं, किसी भी स्पेशलिटी, आप कोई भी इलाज करा रहे हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको और कोई परेशानी है, ठीक है, तो वो उस पर जो है ना, कभी जो है सस्ते डॉक्टर, सस्ते ट्रीटमेंट पे न जाएं, अच्छा जो है क्वालिटी चुने। और ये जो है ना, इंडिया में ऑलरेडी जो है चिकित्सा काफ़ी सस्ती है। अगर हम विदेश जाते हैं, बहुत सारी कंट्री घूमते हैं, तो हमको पता है कि काफ़ी जो है ना, फिर भी यहाँ पर बहुत सस्ता है, इसीलिए विदेश से लोग आके यहाँ पर कराते हैं। तो इसका जो है लाभ लें, और जो है ना, इस तकनीक के बारे में अपने जो भी नज़दीक डॉक्टर है उनसे जाकर के अपना संपर्क करें। अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं, हर वीडियो पर एक व्हाट्सअप नंबर लिखा होता है, उस पर जो है ना, आप जो है ना संपर्क कर सकते हैं। अपने दांतों की फ़ोटो भेज दें, कॉल ना करें प्लीज़। सारे दिन यहाँ इम्प्लांट करते हैं, तो हमारे पास दिन में बात करने की कोई फुर्सत नहीं होती है। हम बात ऐसे करते भी नहीं, क्योंकि बिना केस देखे तो 150, 200, 300 लोग रोज़ व्हाट्सएप पे संपर्क करते हैं। सबको रात को जो है ना, जब फ्री होते हैं तब जवाब देते हैं, व्हाट्सएप पे डाल के, और जो है ना, फिर संतुष्टि से बैठ जाए। अगर आपको 24 घंटे के अंदर जवाब नहीं मिल रहा है, तब जो है आप उसमें रिमाइंडर डाल दें कि सर हमको जवाब दे दीजिए, क्योंकि कुछ छूट जाते हैं, कभी कभी नीचे चले जाते हैं, तो आप जो उस पर रिमाइंडर डाल दीजिए, लेकिन कॉल ना करें प्लीज़। आपको व्हाट्सएप पे सारी जानकारी दी जाएगी। तो जी, बाकी एक चीज़ बताइए आप, इधर रहने का, खाने का और कोई परेशानी? क्योंकि लोग सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, लोग ये भी सोचते हैं डॉक्टर साहब वहाँ आएंगे, भेज तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं लोग, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, गुजरात, आपके छत्तीसगढ़, झारखंड से, सब जगह से आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली से कितने सारे लोग आ रहे हैं। तो आप बाकी चीज़ बताइए कि लोग इस चीज़ को लेकर के भी चिंतित होते हैं कि कैसा माहौल क्या रहेगा, क्योंकि आप दूसरी स्टेट से, सुरक्षा को लेकर के, रहने सहने को लेकर के कोई किसी तरीके का जो है ना परेशानी का कुछ सामना करना पड़ा? सब ठीक है, यहाँ कोई परेशानी नहीं करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, तो छोटे होटल है, धर्मशालाएं हैं, 5 स्टार होटल भी हैं। काफ़ी लोग जो है बोलते हैं कि जो विदेश से पेशेंट आते हैं, अच्छे पेशेंट भी आते हैं, तो वो कहते हैं कि बहुत सस्ते सस्ते होटल बताते हैं डॉक्टर साहब, सब जो है अच्छे नहीं है। मतलब हमारे पास 5 स्टार होटल भी है, बिल्कुल सब वॉकिंग डिस्टेंस पर, तो सब कुछ है, खाने पीने का, रहने का, सब कुछ जो है ना, सुविधा अच्छी है। और यहाँ मरीज सब एक दूसरे को मदद करते रहते हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं, तो वो भी सब हेल्प, बाकी स्टाफ है, स्टाफ सबकी मदद करता है हर तरीके से। आपको होटल की सुविधा या और भी कोई किसी तरीके की खाने पीने का कुछ जो पूछना है, वो सब जो है हेल्प करते हैं, तो ये रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी नज़दीकी रेलवे स्टेशन, अगर आप कहीं से आ रहे हैं, नज़दीकी रेलवे स्टेशन राजा की मंडी स्टेशन है, आगरा कैंट स्टेशन है, आगरा फोर्ट स्टेशन है। अगर आप आगरा के आउटर से गुजर रहे हैं तो टूंडला जंक्शन है, वहाँ पे उतर के आप जो है ना 45-50 मिनट में क्लिनिक पहुँच सकते हैं। और जो बाकी स्टेशन हमने वो शहर में ही है, वो 15-20 मिनट की दूरी पर है। ताजमहल भी 15-20 मिनट की दूरी पर है यहाँ से, क्लिनिक से। ये हार्ट ऑफ द सिटी में क्लिनिक है। मथुरा वृंदावन घूमना चाहते हैं तो मथुरा वृंदावन जो है ना, यहाँ से करीब 1 घंटे का समय लगेगा। और भरतपुर है, सेंचुरी है, उसको इतना टाइम लगेगा। जयपुर घूम सकते हैं, बाकी जगह जो है आसपास घूमने फिरने की है। तो जो लोग बाहर विदेश में रहते हैं उनको भी ये जानकारी दे देते हैं, और प्रांतों से आते हैं, चाहते हैं कि चलो मथुरा वृंदावन दर से भी। आप भी शायद आज वृंदावन जा रहे हैं घूमने, तो ये अपना प्लान करते हैं ईश्वर के जो है दर्शन हो जाए, तो अपना जो है प्रार्थना हो जाए, अच्छा अपना काम हो गया, दांत पान लग गए। अच्छा, अब ये बताइए, कोई दर्द किसी तरीके कोई सूजन लेके जा रहे हैं? कोई दर्द नहीं सर। हाँ, तो काफ़ी लोग ये चिंतित होते हैं, दर्द तो नहीं होगा बहुत ज़्यादा, इम्प्लांट लगाएंगे उसके बाद? दांत निकालने में, इम्प्लांट लगाने में कोई दर्द नहीं हुआ। तो कोई दर्द नहीं। और खाने चबाने में? 1-2 दिन बाद में भी कोई दर्द नहीं हुआ। खाने चबाने में कोई दर्द? कोई दर्द नहीं, अच्छा सा चबाया हूँ। अपने दाल रोटी सब्जी चपाती सब खाया हूँ कल। बढ़िया। तो ये है कि अच्छा हो गया। और जो है चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने वीडियो में काफ़ी सारी बातें की। और दोस्तों, अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो है बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छे लगते हैं वीडियो तो लोगों को शेयर करें। आपको हो सकता है इसकी ज़रूरत ना हो, और आपके मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, उनमें भेजें, तो किसी न किसी को आपके द्वारा मदद हो सकती है, ये जानकारी उनको प्राप्त हो सकती है, और वो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जा करके और सलाह ले सकते हैं इम्प्लांट को लेकर के। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर इंसान को हर चीज़ की जानकारी हो। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन हम पास ऑन करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, तो ये भी
नेक काम है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो हमारा देखा। अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। और रोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। आपको भी धन्यवाद। हाँ, आप आए और हमने कोशिश की, आपका अच्छा काम किया, और आप ऐसे ही चबाते खाते रहिए और ऐसे ही प्रसन्न रहिए।